हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सीए हर्ष गुप्ता। और मुझे लगता है आप अब तक की मेरी पुरानी वीडियोस देख चुके हो जो मैंने डाली हैं। इसके अलावा शायद आपने मुझे लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पर पहले देखा हो। तो आज हम बात करेंगे कि एमटीपी और आरटीपी को सॉल्व करने की अप्रोच क्या रहने वाली है, आपको कितने एमटीपी सॉल्व करने चाहिए और कब कब आपको हर एक एमटीपी को सॉल्व करना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ इस पर्सपेक्टिव से कि इमेजिन करते हैं आपको 6 महीने की लीव्स मिली है, या अगर आप 2 साल आर्टिकलशिप वाले हो तो आपके पास 6 महीने का टाइम फ्रेम है टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द सीए फाइनल। अब आपको करना क्या है, जब आपने फर्स्ट रिवीजन करा किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, 10 दिन आपने लिए, उसके बाद आपको एमटीपी नहीं देना है। फर्स्ट रिवीजन के बाद आपको एमटीपी नहीं देना है। आप आरटीपी अगर जस्ट गो थ्रू करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट दैट इज नॉट एडवाइजेबल एज वेल। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि फर्स्ट एमटीपी आपको कब देना है। फर्स्ट एमटीपी आपको जो देना है वो आपके सेकंड रिवीजन के इमीडिएट बाद देना है। जब सेकंड रिवीजन आप कर लोगे तो उसके बाद आप एमटीपी दो। अब जब आप एमटीपी दे रहे हो अपने सेकंड रिवीजन के बाद, सिंस आपने 2 बार रिवीजन कर लिया और आप इंटरमीडिएट एग्जाम्स के टाइम पर लगभग 2 रिवीजन करके डायरेक्ट पेपर देने जाते हो, मुझे लगता है कि 2 रिवीजन करके आपको एटलीस्ट 40+ तो टारगेट करना ही चाहिए कि मेरे 40+ आने चाहिए। और आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, आप सब्जेक्ट वाइज बना सकते हो या एक एमटीपी के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो। उसमें आपको करना क्या है, जो भी आपने पर्टिकुलर एमटीपी दिया, जिस सब्जेक्ट का दिया, डेट लिखी। डेट नहीं भी लिखोगे चलेगा, व्हाट्सएप पे टाइम स्टैम्पिंग होती है। आपने एमटीपी का नाम लिखा कि ये नवंबर 24 की मैंने एमटीपी करी है और एफआर की करी है, और इसमें आई स्कोर्ड इतना। ये आपने करा, आपने भेजा उसको, खुद को सेंड टू योरसेल्फ भेज दिया आपने। अब जब आप सेकंड टाइम एमटीपी दोगे तो आप कब दोगे, जब आप थर्ड रिवीजन अपनी कंप्लीट कर लोगे तो आपको सेकंड एमटीपी अपेयर करनी है। जब आप सेकंड एमटीपी दोगे, अब जब हम रिप्लाई टू समवन करते हैं ना, समवन्स मैसेज, वैसे ही आपको एमटीपी में जो आपके मार्क्स थे उसी को रिप्लाई करना है, रिप्लाई टू योरसेल्फ। उसमें आप अपने सेकंड एमटीपी के मार्क्स लिखो। ये आपने करा, फिर आप अपना थर्ड एमटीपी कब अपेयर करोगे, जब आप फोर्थ रिवीजन कर रहे होंगे। 3 एमटीपी आपके कवर हो जाएंगे इससे एग्जॉस्टिवली। इसके अलावा फोर्थ एमटीपी आपको कैसे प्लान करना है, जैसे 6 महीने अगर आपके पास है तो बीच में हो सकता है कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आपको क्लासेस लेनी हो, या कुछ बफर हो, या कुछ इधर उधर चला जाए आपका। अब मैं जस्ट एक केस देता हूँ आपको, जैसे मेरे साथ हुआ था कि 10 दिन एक्स्ट्रा बच रहे थे। पूरे 5 रिविजन कंप्लीट करने के लिए वो कम थे, लेकिन 4.5 रिविजन करके भी आप नहीं कर सकते काम। तो मैंने क्या करा था, उन 10 दिन को आई स्कैटर्ड इट इन अ मैनर जिससे मेरे फोर्थ एमटीपी में अपेयर कर पाऊँ। जब मेरा सेकंड रिवीजन कंप्लीट होने वाला था, फिफ्थ सब्जेक्ट जो हमारा होता है, जो कि आईडीटी का होता है, जब मेरा वो कंप्लीट हो गया था, मैंने आईडीटी का सेकंड मॉक दिया एंड खत्म। उसके बाद मैंने क्या करा, थर्ड जब अपना रिवीजन स्टार्ट करा एफआर का, एफआर का रिवीजन मैंने जब कंप्लीट करा, एफआर का एमटीपी दिया, उसके साथ ही 1.5 दिन का जो गैप होता है, जैसे हम एग्जाम में करते हैं, हर 1.5 दिन में हमारे एग्जाम हो रहे होते हैं, तो उसी सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए, सिंस मैंने मोस्ट रिसेंट आईडीटी पढ़ा था, तो मैंने 1.5 दिन में आईडीटी का पेपर फंसा लिया। अब ध्यान से सुनना इस चीज को, एक दो बार आगे पीछे करके भी देख सकते हो कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ, कि इन 10 दिन को मैंने किस तरह से फैलाया। इस तरह से इसलिए फैलाया, 10 दिन लगातार इसलिए नहीं करा मैंने वो फिफ्थ फोर्थ एमटीपी अटेम्प्ट, ताकि मेरी बॉडी एग्जाम से जस्ट पहले एग्जॉस्ट ना हो जाए, क्योंकि आपको एग्जॉस्ट नहीं होना। इट्स अ मैराथन, यू हैव टू स्टे इन द गेम टिल द एंड। अब आपको करना क्या है, जैसे 2 दिन मैंने निकाला, जीएसटी दिया, क्योंकि मैंने सेकंड रिवीजन में मोस्ट रिसेंट जीएसटी पढ़ा था। अब मेरी थर्ड रिवीजन कंटिन्यू चल रही है। फर्स्ट मैंने सबसे पहले एफआर का कंप्लीट करा, थर्ड रिवीजन में सेकंड मॉक दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, सेकंड रिवीजन है मेरी एएफएम की स्टार्ट होने वाली थर्ड रिवीजन में। जब एएफएम कंप्लीट हो जाएगा, एएफएम का मैंने एमटीपी दिया अपना सेकंड वाला, और उसके साथ ही 2 दिन निकाल के, सिंस मैंने मोस्ट रिसेंट एफआर पढ़ा है, तो मैं एफआर का 1.5 दिन का सिनेरियो बनाकर एक थर्ड एमटीपी दे दूंगा। सेम गोज विद द नेक्स्ट राउंड। अब मान लो क्या, आप थर्ड सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करोगे, अपना थर्ड रिवीजन करोगे ऑडिट का आपने रिवीजन करा, उसका एमटीपी दिया सेकंड वाला। अब आपने मोस्ट रिसेंट क्या पढ़ा हुआ है, एएफएम। आप 1.5 दिन के सिनेरियो में एएफएम करो, और इसी तरह से आपको लास्ट तक जाना है, आईडीटी तक। आईडीटी का जब आप थर्ड अपना पेपर कंप्लीट कर लोगे, आपका अब ये आईडीटी का थर्ड मॉक होने वाला है, ये आपका हो गया। अब आईडीटी का तो आप ऑलरेडी एफआर के बाद कर चुके थे एक एक्स्ट्रा। अब आईडीटी खत्म होने के बाद आपको
जो भी पेपर रह जाएगा, आई गेस डीटी रह जाएगा, सो आपको उसका कंप्लीट करना है। तो आपने 10 दिन को 2-2 दिन में हर एक रिवीजन के बाद फैला लिया इन अ मैनर जिससे आपका एक एक्स्ट्रा मॉक भी कवर हो गया और आप एग्जॉस्ट भी नहीं हुए और आप वो एग्जाम वाले सिनेरियो को देख भी पाए काफी करीबी से। तो ये आपने करा और 4 आपके मॉक भी हो गए। सो 4 मॉक के बाद आपने सबके मार्क्स लिख लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। अब जब भी आप मॉक देते हो ना, तो आपको खुद को ही चेकिंग करके चलनी है। देखो मॉक टेस्ट पेपर के लिए आपको अलग से सीरीज़ लेने की बहुत ज़्यादा ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मतलब जो मेरे मेंटर हैं वेदांत, उनको मैंने काफ़ी रीच आउट करा था साइटिंग दैट वेदांत आई फील लाइक आई शुड बाय अ मॉक टेस्ट सीरीज़ एंड ही वाज़ लाइक कि आर यू डन विद ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आईसीएआई हैज़ प्रोवाइडेड? मैंने कहा नहीं। So he was like कि पहले just get done with it. If you get additional time, तभी आप मॉक टेस्ट पेपर के लिए जा सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है। सो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मेरा 4-4 एमटीपी हो जाए, 2 आरटीपी हो जाए, बट आई जस्ट कुड नॉट डू इट एंड आई रियलाइज कि आईसीआई ने काफ़ी मटेरियल प्रोवाइड करा रखा है जिसमें से वो पूछता है और रिपीटेड होती हैं चीज़ें, रिपीट होती हैं चीज़ें, मतलब 20 से 30%, 40% हो जाता है रिपीट। सो आप अपनी ग्रिप उसके ऊपर इतनी सॉलिड बनाओ कि आपको एज़ सच एक्सटर्नल एमटीपीज़ पे रिलाय ना करना पड़े क्योंकि सब ट्राई ही कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि एक कॉन्क्रीट फ़ॉर्मूला है किसी के पास। तुक्का है, बैठ गया या लॉजिक भी है अगर तो जस्ट ऐसा है कि हाँ, ऐसा होता आ रहा है। असम्पशन है, किसी की प्रोबेबिलिटी थोड़ी-सी ज़्यादा है। 100% कुछ नहीं कोई कह सकता। तो चेकिंग आपको करनी है, खुद चेक करो। आपको ऐसा नहीं है कि किसी फ्रेंड से चेक कराना है, नहीं। हार्ड चेकिंग करो, खुद की इस तरह से करो कि आईसीएआई फेल करने के लिए बैठा है वहाँ पे स्टूडेंट्स को। तो आप अपनी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चेकिंग करके चलो, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि आप डिफ़िकल्ट चेकिंग करके चलो और आप ये ट्राई करो कि आप जहाँ पर नंबर मान लो आपको लगता है कि पूरे नंबर देने चाहिए, तो आप अगर बिल्कुल ही सही हो तो पूरे दे भी दो, लेकिन 1-2 नंबर काट के चलो। जहाँ पे आपको लगता है आधा नंबर देना चाहिए, यहाँ पर मतलब 8 में से 4 देने चाहिए, तो आप 3.5 ही दो, 3.5। तो इस तरह से करके आप अपना काम करो और जो एमटीपी के जब आप सॉल्व कर लोगे, जब चेक कर लोगे, तो कुछ-कुछ चीज़ें ना आपकी मिस आउट होंगी जो बहुत क्रिटिकल होती हैं। जैसे ऑडिट में अगर कीवर्ड्स हैं बहुत क्रिटिकल होते हैं या एएफएम में कुछ आपने राउंडिंग ऑफ का एरर करा है या कोई फ़ॉर्मूला आपने गलत यूज़ करा है या एफआर में आपने कोई बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक करी है। तो आप ना उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाओ। लिस्ट नहीं बनानी है आपको, जो आप एमटीपीज़ देते जा रहे हो उसी की एक फ़ाइल बना लो और उसी में आप हाइलाइट करके रखो रेड पेन से। उससे होगा ये कि आप जब भी नेक्स्ट एमटीपी या नेक्स्ट रिविजन करोगे तो आप उन गलतियों को भी देखने वाले हो जो आपने करी थी पिछले एमटीपी के दौरान, ताकि जब वो चीज़ रिपीट होगी एग्जाम में तो आप एटलीस्ट उस एरिया में कंफर्टेबल होंगे और आप गलती नहीं करोगे। सो दिस वाज अबाउट हैंडलिंग एंड डूइंग द एमटीपीज। इसके अलावा 4 एमटीपीज आपको करके चलनी ही चलनी है, टाइम बाउंड मैनर में करनी है और उसके लिए आपका बेस्ट फ्रेंड होने वाला है टाइमर, जो कि स्टॉपवॉच जो होती है अमेज़न पे आपको 150 रुपीज़ में मिल जाएगी। मैं लिंक भी आपको शेयर कर दूँगा कि आपको कौन-सी परचेज़ कौन-सी क्या, मतलब आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनी वॉच, इट्स लाइक कि वहाँ पर अवेलेबल है 150 के, आपको जो भी वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले लेना। क्योंकि स्टॉपवॉच से जब आप पढ़ते हो तो आपका कंट्रोल रहता है। आप एक कंट्रोल्ड मैनर में पढ़ पाते हो, आप चीज़ों को डिसाइड कर पाते हो कि हाँ, इस चीज़ को इतना टाइम लगना चाहिए, उतना ही लगा है। एमसीक्यूज़ को 30 मिनट्स लगने चाहिए। डिजिटल वॉच जब रहती है ना, तो हमारा दिमाग थोड़ा तेज़ हो जाता है चीज़ों को सॉल्व करने में और हम टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर पाते हैं। तो एक डिजिटल वॉच आप अपने पास रख कर चलो, जब भी आप एमटीपी करने बैठते हो या आरटीपी करने बैठते हो, आरटीपी ऐसे लिखकर पूरी करनी है, पर ऐसे नहीं टाइम बाउंड मैनर में करनी है। आरटीपी आपको आती है समझाने के लिए चीज़ें, बहुत चीज़ें, जो भी नए-नए अमेंडमेंट्स आते हैं, एग्ज़ॉस्टिव मैनर में आपको चीज़ों को बताने के लिए आरटीपी आती है। तो आरटीपी का यूज़ उसी तरह से करो, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें मार्क करके चलो और उसकी साइड में आप रीज़निंग लिख कर चलो और एक जो बुक बनाओगे अलग से एमटीपी, आरटीपी की, उसमें क्वेश्चंस आपने लिख लिए लाइन बाय लाइन कि हाँ, फर्स्ट मॉक में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन थे एफआर के और सिमिलरली अदर सब्जेक्ट्स के। सो वो आपने आराम से फटाफट वो क्वेश्चन रेफर करने हैं। अगर आपने रेड पेन से डायरेक्ट एमटीपी में ही मार्क कर दिया, तो आपको रेफर करके चलना है वो पर्टिकुलर पोर्शन। और मुझे नहीं लगता है इसके अलावा आपको कुछ और बताने की ज़रूरत है, आप सब काफ़ी स्मार्ट हो, बट ये चीज़ें बाय हार्ट कर लेना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, कमेंट करके अपना फीडबैक भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे अच्छे-अच्छे, प्यारे-प्यारे वीडियोज़ लाता रहूँगा, नॉट जस्ट अबाउट सीए कोर्स, बट अबाउट what you should do after becoming a CA and how life changes after becoming a CA and what are all things which you should do as a finance planner
अ, आपके फाइनेंस कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं आज से 5 साल बाद, 2 साल बाद आपको क्या-क्या चीज़ें हैं, जो आज ही अप्लाई कर देनी चाहिए? वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा टाइम टू टाइम और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएँगी और अगर आपको बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स पे मेरा काम अच्छा लगा है, बी इट ऑन लिंक्डइन, बी इट ऑन इंस्टाग्राम, तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।